हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो हमारे पास होने वाली है आपके टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, जो कि आता है आपके पास चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर से आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इससे पहले वाले टॉपिक्स भी मैं कवर कर चुका हूं, तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो जाकर के पहले वो देख सकते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। जो थोड़े बहुत टॉपिक जो प्रीवियसली लिंक करते हैं वो मैं बीच बीच में समझाता रहूंगा। बाकी जिन बच्चों को उनमें डाउट है वो जाकर के पुरानी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको बोला कि हम लोग शुरुआत करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। सिर्फ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में ही हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखो, पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, दो तरीके के सॉल्यूशंस हम लोगों को पढ़ने हैं। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अब जो सॉल्यूशन हमें पढ़ाया जा रहा है ये आपके पास रॉल्स लॉ के हिसाब से। रॉल्स लॉ कहता है दो ही तरीके का सॉल्यूशन आप बना सकते हो केमिस्ट्री में, या तो आइडियल होगा सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल होगा। अब ये जो आइडियल वर्ल्ड है, जैसे ये जो आइडियल वर्ड है, आइडियल वर्ड का मतलब होता है कि जैसा मैं चाहता हूं मेरे अनुसार। तो आइडियल जो चीजें होती है हमारे पास वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये जो आइडियल वर्ड है, ये आइडियल वर्ड अब वैसे यहां पर जोड़ दिया गया है सॉल्यूशन के साथ। तो देखो, ये जो आइडियल वर्ड है आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपके पास रॉल्स लॉ को फॉलो करे और लिखा है एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, मैं कहता हूँ 20% की रखी है, 30% की रखी है, चाहे वेट बाय वेट की हो, चाहे वेट बाय वॉल्यूम हो, कोई सी भी कंसंट्रेशन आप ले सकते हो इंक्लूडिंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ओवर द एंटायर रेंज वो फॉलो करो। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ 2 से 3% कंसंट्रेशन तक तो फॉलो करा, लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 10% 12% तक गए तो लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जा रहा है कि ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस बनेंगे। लेकिन हमारे पास रियल वर्ल्ड में आइडियल सॉल्यूशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, इन रियल वर्ल्ड नो सच आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास रियल वर्ल्ड में आइडियल सॉल्यूशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और अगर ये होंगे भी ना, और अगर आपके पास ये आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे भी, तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉलो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो ओनली एग्जिस्ट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कि बहुत छोटी सी अमाउंट आपने सॉल्यूट की मिलाई है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिससे वो सॉल्यूशन बना, तो आपको दिखेगा कि बस थोड़ी बहुत अमाउंट के लिए फॉलो हो रहा है। मींस जो सॉल्यूशन आपके पास हाईली डाइल्यूटेड है सिर्फ वही आपको दिखेंगे यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए। मेरे पास जो सॉल्यूशंस आपके पास हाई कंसंट्रेशन रखते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, वहां पर आइडियल शब्द जैसा जो आपके पास ये वर्ड है या आइडियल जो सॉल्यूशंस है वहां पर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे लिखा था कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो रॉल्स लॉ पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज है, रॉल्स लॉ में आपको पता ही है कि पहले मैं दो कंपोनेंट यहाँ पर कंसिडर करूंगा। मैं बोलता हूँ ए और बी ने मिलकर के आपके पास एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अभी ये जो सॉल्यूशन है आपके अकॉर्डिंग, ये जो सॉल्यूशन है वो अपने पास कैसा है? वो अपने पास आइडियल है। ठीक है, तो यहां पर जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए क्या हुआ करता था मेरे पास? ध्यान रहे, कंपोनेंट ए हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा। पूरे चैप्टर में हम लोग जहां भी कंपोनेंट ए को पढ़ेंगे, कंपोनेंट ए सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी क्या है? अपने पास सॉल्यूट है। ठीक है, कोई भी ए को सॉल्यूट नहीं कहेगा, बी को सॉल्वेंट नहीं कहेगा। ए अपने पास सॉल्वेंट है, बी अपने पास सॉल्यूट है। अब ये लॉजिकली मैंने इसको पहले भी बताया हुआ वीडियोस में कि सिंपल सी बात है कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो पहले सॉल्वेंट लेके आओगे, फिर सॉल्वेंट में ही तो सॉल्यूट को मिलाओगे। तो जब आप पहले सॉल्वेंट लेके आ गए तो ए वो हो गया, फिर बाद में उसमें सॉल्यूट मिला तो बी आपके पास सॉल्यूट हो गया। तो आपने ए और बी से मिलकर के एक सॉल्यूशन बना दिया। रॉल्स लॉ कहता है कि ये जो सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है, अब ये जो सॉल्यूशन आप बनाओगे, इस सॉल्यूशन में मेरे पास दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में? इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए भी है और इस सॉल्यूशन में आपके पास कंपोनेंट बी भी है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? यहां पे कंपोनेंट ए भी एग्जिस्ट करेगा, कंपोनेंट बी भी एग्जिस्ट करेगा। अब ए का जो प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, जो ये वेपर प्रेशर है, ये कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पर? पीए। और वैसे ही बी कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस सॉल्यूशन में? पीबी। ठीक है, बाकी अपने पास ये जो सॉल्यूशन है इसको क्लोज कर देते हैं। तो एक का जो प्रेशर है वो पीए है और दूसरे का प्रेशर जो हो गया वो अपने पास कितना हो गया? वेपर प्रेशर पीबी। रॉल्स लॉ आपको बोलता था ये जो पीए है ये किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यही रॉल्स लॉ था। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब तक आपके पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होता, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होता प्योर, तो वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। और वैसे ये जो पीबी है
ये पीबी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। क्या यही रॉल्स लॉ था? यही आपके पास रॉल्स लॉ हुआ करता था, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एंड पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अब किसकी वजह से, इन्हीं दोनों कंपोनेंट की वजह से तो है, उसमें और कुछ तो अपने पास अब बचा नहीं है। तो वो जो P होगा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता था अपने पास PA प्लस PB के। ये था आपके पास रॉल्स लॉ। तो ये जो रॉल्स लॉ फॉलो होता है या ये जो इक्वेशन फॉलो होती है, ये सिर्फ किसके लिए होती है अपने पास, इट इज ओनली ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सिर्फ अपने पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ट्रू है। तो एक केस सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो होता है, बाकी जगह ये फॉलो नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लेके आऊं जहां पे मैं ये वाली चीज नहीं लगा सकता हूं, उसको मैं कह दूंगा कि वो मेरे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन गया। तो देखो, ये तो पहली वाली चीज जो आइडियल सॉल्यूशन की है, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। पर जैसा मैंने लिखा था, रियल वर्ल्ड में हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते नहीं है। आइडियल जैसे शब्द का हम लोग रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आइडियल का मतलब अब हमारे पास आइडियल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आइडियल स्टूडेंट कौन होगा, जो कि घर जाएगा, जितना टीचर ने पढ़ाया जाके नोट्स पढ़ेगा, क्वेश्चंस करेगा। आपको लगता है कि ऐसे आइडियल स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं? मतलब जैसा हम टीचर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, ऐसे कोई आइडियल स्टूडेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे रियल वर्ल्ड में। ठीक है, आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अगर कुछ है भी तो वो गिनती के गिने चुने हैं, बहुत कम, रेयर टू फाइंड है। वही वाली बात हो गई। ठीक है, जिसमें भी अगर मैंने आपको जो भी चीजें बताई कि रोज नोट्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, अपनी वर्कशीट्स प्रैक्टिस करना, कितने दिन ही कर पाएंगे? कंसिस्टेंसी कितने दिन की होगी? 10 दिन 12 दिन, इससे ऊपर तो नहीं है। तो वही चीज ये लोग हैं कि अगर फॉलो भी करना चाह रहे हैं तो कब तक फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत छोटी कंसंट्रेशन के लिए, बहुत छोटे अमाउंट के लिए, और रेयर टू फाइंड वाली बात है। तो ये अपने पास आइडियल सॉल्यूशंस का बिल्कुल आपके पास एक इंट्रोडक्शन है। ये जो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन समझाया, ये आपके पास रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास यहाँ पर चीजें चलेंगी। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, वो होता है इनका ग्राफ। तो मेरे को पता है कि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि बच्चों को आदत ही नहीं है केमिस्ट्री में ग्राफ बनाने की। देखो, अब मैं ग्राफ आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ में। आपको जो ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के लिए। ठीक है, कंपोजिशन किसकी होगी? कंपोजिशन होगी सॉल्यूशन की। तो मैं एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर देता हूं कंपोजिशन को, और मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट कर देता हूं वेपर प्रेशर को। अपने पास वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर चला गया और एक्स एक्सिस पर आ गया अपने पास कंपोजिशन। देखो, अपने पास दो ही तो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है ए, एक है बी। आपको पता ही है जो प्रेशर है वो कितना है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना था अपने पास, पीए प्लस पीबी करके निकालते थे, ऐसे ही निकलेगा यहां पर। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करते हुए कंपोजिशन कैसे तय करी जाएगी किसी सॉल्यूशन की कंपोजिशन? ऑब्वियसली बात है, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स का, एक्स ए और एक्स बी से। तो स्टार्टिंग में मैं यहां पर एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू लिखता हूं और ऐसी मैं फाइनली लिखूंगा। मींस ये रेंज है असलियत में। अब ये रेंज क्या है कि आपकी कंपोजिशन कहां से कहां तक जा सकती है। ठीक है, चलो मैं अभी यहां पर वैल्यूज नहीं लिखता हूं, अब मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं कंपोजिशन को शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन की। आप मुझे बताओ स्टार्टिंग में क्या होगा? जब आप सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो सॉल्यूशन बनाते वक्त आपके सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही प्रेजेंट रहेगा, सॉल्यूट का तो नामो निशान नहीं होगा वहां पर, सॉल्यूट तो देखने को ही नहीं मिलेगा। और ये जो एक्स ए है मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये किसका मोल फ्रैक्शन है आपके पास? क्या ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है? बिल्कुल, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो ये सॉल्वेंट की कंपोजिशन है। तो ये स्टार्टिंग में कितना आ रहा होगा? पूरा 1, क्योंकि दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कभी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया यहाँ पर? 0 स्टार्टिंग में। अभी सॉल्यूट मिलाया ही नहीं है। अब मैंने कह दिया, मैंने इसमें कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी आपके पास सॉल्यूट की कि फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट आखिरी में 0 हो गया। यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कुछ। यहीं से यहां तक ही तो वेरी कर सकती है कंपोजिशन, कोई और चेंज तो आएगा नहीं। अब इसके बीच में ग्राफ बनेगा जो भी बनना है। देखो, जब तक आपके सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, जब तक आपके सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, तो ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसके इक्वल होगा? क्या ये पी नॉट ए के इक्वल होगा? मींस वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट है, जब तक आपके सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। और आखिरी में आपके सॉल्यूशन में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? अब यहां पे सिर्फ सॉल्यूट ही प्रेजेंट है। तो ये जो वेपर प्रेशर है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास पी नॉट बी। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास? ये हो गया पी नॉट बी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने पी नॉट ए से थोड़ा ऊपर प्लॉट किया है पी नॉट बी को। मतलब ये रैंडमली प्लॉट कर रहे हैं क्या? मतलब बराबर में प्लॉट कर रहा हूं, नीचे भी नहीं कर रहा हूं, बुक में भी ऊपर ही प्लॉट किया हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम मान करके चल रहे हैं हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? वो सॉल्यूट आपके पास वोलेटाइल है।
आई बात समझ में? कैसा है अपने पास ये वोलाटाइल है, जैसे आप वाटर है, अब वाटर के कंपैरिजन में अगर आप पेट्रोल देखोगे और वाटर के कंपैरिजन में आप एथेनॉल देखोगे तो वो दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स है वाटर के कंपैरिजन में। अगर ये वोलाटाइल है तो वोलाटाइल में क्या होगा, जल्दी वेपर प्रोड्यूस कर देगा रूम टेम्परेचर पे या उसी टेम्परेचर पे, तो एज कंपेयर टू दैट प्योर सॉल्वेंट ये उससे ज्यादा वोलाटाइल है, तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा निकल करके आना चाहिए जब सॉल्यूशन में सिर्फ यही प्रेजेंट हो उस पूरी कंपोजिशन में। क्यों? क्योंकि ये वोलाटाइल था। तो इसीलिए पी नॉट ए से ऊपर किसको प्लॉट किया गया होता है, पी नॉट बी को। तो आपने शुरुआत में अब ये जो पी ए है, ठीक है, ये पी ए किसके इक्वल होता है, पी ए इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। सीधी सी बात है, जैसे जैसे एक्स ए बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए बढ़ेगा, और जैसे जैसे एक्स ए कम होता चला जाएगा वैसे वैसे पी ए कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू कम हो रही है, तो ये जो लाइन आई है, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन आई है, ये किसको बता रही है आपके पास, पी ए को। पी नॉट ए से ये कितना होता चला गया आखिरी में, पी नॉट ए से आखिरी में यहां पर जाकर के 0 हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन पर जहां पर भी आप ये प्रेशर निकालोगे कितना होगा, पी ए। और कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, वो देखो वहां पे लिखा है। ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो ये वाली लाइन हो गई पी ए की। सो ये लाइन हो गई अपने पास पी ए की। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे को पीबी प्लॉट करना है तो पीबी कैसे प्लॉट होगा, अब जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो यहाँ पर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता चला जा रहा है, तो ये वाला जो मेरे पास लाइन आई है ये किसको बता रही है, यहाँ पर ये बता रही होगी पीबी को। ठीक है, आई बात समझ में, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो पीबी बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है, पी नॉट भी जा सकता है। कब जा सकता है वो पी नॉट बी, जब मेरे पास उसका मोल फ्रैक्शन एक्जैक्टली 1 हो जाएगा, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए पीबी की अपने पास। अब आता है आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर निकालने के लिए इसी को तो जोड़ा जाएगा, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो कहां से कहां तक गया था, जब तक उसमें प्योर सॉल्वेंट थी तो पी नॉट है, और कहां तक जा सकता है, अगर पूरा सॉल्यूट ही आ जाए उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट खत्म ही हो जाए तो पी नॉट बी तक जाएगा। तो ये वाली लाइन किसको बता रही है, ये वाली लाइन बता रही है आपके पास टोटल प्रेशर को, विच इज इक्वल्स टू द पी ए प्लस पीबी। तो ये किसका प्रेशर हो गया मेरे पास, ये वाली लाइन किसकी हो गई, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की। तो ये है, देखो कितना सिंपल है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। बुक्स में जो ग्राफ दे रखा है वो भी सेम यही ग्राफ होता है, बाकी टर्म्स जो है आगे पीछे होती है, कहीं कहीं पर x1 x2 भी लिखा हुआ होता है। बस ये आप ध्यान रखना कि इसमें जो कंपोनेंट ए है वो सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी जो अपने पास है वो क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट हो गया। तो ये तो हो गया यहां से ग्राफ इसका। अब देखो ग्राफ के बाद अगली चीज पर चलते हैं, और अगली चीज जो आ रही है आपके पास वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने के क्या अपने पास तरीके हो सकते हैं, मतलब ऐसी क्या चीजें देखी जाएंगी जिससे कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा ये जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास एक आइडियल सॉल्यूशन था। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपको सही बताऊं तो क्वेश्चन ना यहीं से ही आता है, इन्हीं चीजों से वो क्वेश्चन बना के पूछते हैं, बट आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्वेश्चन आइडियल का है नॉन आइडियल, क्योंकि उस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब इसको आप ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका ये होता है कि जो इंथैल्पी चेंज है ना अपॉन मिक्सिंग, कहते हैं वो 0 है। ठीक है, इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग यहाँ पर क्या है, 0। इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग 0 होने का मतलब ये होता है कि जब मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो ना ही इस सिस्टम ने कोई हीट एब्सॉर्ब करी और ना ही सिस्टम ने कोई हीट बाहर फेंकी, मींस ना ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है। तो नो हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज। ठीक है, कब, अपॉन मिक्सिंग ए एंड बी। ठीक है, अभी मैं दो कंपोनेंट्स जो लेकर के चल रहा हूं वो ए एंड बी थे। आपने जब ए और बी को मिक्स किया तो सॉल्यूशन ने ना ही कोई हीट बाहर फेंकी और ना ही कोई हीट एब्सॉर्ब करी, तो कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज 0 है। इसका मतलब ये प्रोसेस ना ही एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है। आई बात समझ में। फिर दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है वॉल्यूम चेंज को लेकर के, कि जो वॉल्यूम चेंज है अपॉन मिक्सिंग कहते हैं ये भी 0 है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग भी 0 है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग जो है ना, इससे बच्चों के मन में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब मैं सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स करूंगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अपॉन चेंज जो वॉल्यूम है वो मिक्सिंग पे 0 है। देखो ये चीज आपको ये बताना चाहती है, इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान दो इस बात पे। आप जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने बेंजीन ली 50 सेंटीमीटर क्यूब और मैंने इसमें टॉलिन मिक्स कर दिया। ठीक है, बेंजीन और टॉलिन आइडियल ही बनाते हैं वैसे। तो जब मैं बेंजीन 50 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा और टॉलिन भी 50 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा और इन दोनों को मिक्स करूंगा, तो आप मुझे बताओ कि 50 + 50 कितना होता है वॉल्यूम।
क्या ये 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है? बिल्कुल, 50-50 100 हो गया आपके पास। तो आपके हिसाब से 100 सेंटीमीटर क्यूब बनना चाहिए था। 50 डालेंगे तो 100 बनेगा, तो वहां पे एक्चुअल सोल्यूशन भी 100 ही बन रखा होगा। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास? ये वैल्यू है आइडियल। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। और जब आप सोल्यूशन में जाकर के पता करोगे और वो भी 100 ही है, तो आप मुझे बताओ, जब मैं एक्चुअल में से आइडियल माइनस करूंगा, तो आंसर 0 ही तो आ रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ गया एक्सपेक्टेशन के मुकाबले या कम हो गया। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग जीरो। आई बात समझ में? इसका मतलब है जितना आपके अनुसार आना चाहिए था उतना ही आ रहा है सोल्यूशन में भी, जो आइडियल है वही एक्चुअल है। तो ये है वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग, और यहां पर है अपने पास वही एंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग, जो कि दोनों 0 है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए जरूरी है, वो होता है अपने पास इंटरेक्शंस। किसके बीच में इंटरेक्शंस? कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन। देखो अपने पास जो इंटरेक्शंस होती है, यहां पर ए इंटरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बी इंटरेक्शंस के, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद ए बी इंटरेक्शंस। देखो इंटरेक्शंस मतलब यहां पर आप समझना, इंटरेक्शंस का मतलब है यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपने पास ये इंटरेक्शंस क्या है? इंटरेक्शंस का मीनिंग है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या चीज हो गई अपने पास? ये हो गई अपने पास मैग्नीट्यूड। और किसका मैग्नीट्यूड है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो अब आप इसको समझो, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है जो मैग्नीट्यूड यहां पर निकल करके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो वैंडरवाल हो, चाहे वो आप कह दो कि मेरे पास जो कोवलेंट फोर्सेस है, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है जो आपके पास सॉल्यूट की जो इंटरेक्शंस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब अमाउंट या स्ट्रेंथ वो सेम है। और जब बाद में दोनों मिलेंगे सोल्यूशन में, जब बाद में दोनों मिलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जब बॉन्ड बनेगा या फिर आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, तो वो बराबर ही मैग्नीट्यूड की होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है ना तीनों का, ए का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो सेम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो सेम निकल करके आएगा, बराबर निकल करके आएगा। तो ये हो सकता है सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस में। ठीक है, और यही वाला केस है रेयर टू फाइंड वाला असलियत में। ये वाली चीज आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी। खैर फिर भी हमें कुछ एग्जांपल्स अभी आगे पढ़ाए जाएंगे आइडियल सॉल्यूशंस के, लेकिन उससे पहले आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान दे लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने पास किसी भी आइडियल सॉल्यूशंस के। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने का यही तरीका अपने पास है। अब मैं अगर नेक्स्ट चीज यहां पर चलूं, तो देखो अगला आपके पास आ रहा है इसमें एग्जांपल्स। किससे एग्जांपल्स है ये? आइडियल सॉल्यूशंस के। बेंजीन, टॉलिन दे रखा है, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो सिर्फ यही 4 नहीं होते हैं, और भी कई एग्जांपल्स होते हैं। देखो यहां पर अब जो एग्जांपल्स आपको ये दे रखे हैं, इसमें ध्यान रहे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके क्वेश्चन को समझना। जो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि जब एक बेंजीन और टॉलिन को मिक्स किया जाता है, या एक मिक्सचर लेते हैं बेंजीन और टॉलिन का, तो कोई भी टेम्परेचर में अपने पास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो अनचेंज रहता है अपॉन मिक्सिंग बेंजीन एंड टॉलिन विद ईच अदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वहां पर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस में जो आपके पास एंथैल्पी चेंज है अपॉन मिक्सिंग, वो क्या है? 0। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं कि नो टेम्परेचर चेंज इज ऑब्जर्व्ड अपॉन मिक्सिंग बेंजीन एंड टॉलिन। ठीक है, आपसे पूछेंगे व्हाई, गिव रीजन में। सोचो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आपको इसका आंसर देना है कि जब मैं बेंजीन और टॉलिन को मिक्स कर रहा हूं तो उसके सॉल्यूशन में या उसके मिक्सचर में कोई भी अपने को टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है आपको अब पता होना चाहिए कि बेंजीन और टॉलिन क्या बनाते हैं। बेंजीन और टॉलिन आपके पास एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए एग्जांपल्स याद होना ज्यादा जरूरी है। अब आपसे डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं बोर्ड्स में, क्योंकि अब इतने लो लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आएगा बोर्ड में, बड़े बच्चे हो आप लोग। तो ये बेंजीन और टॉलिन है, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन है, वैसे आपके पास क्लोरो ब्रोमोबेंजीन जो है, ये सब आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। तो आपको इनके एग्जांपल्स पता होंगे तभी तो आंसर कर पाओगे। तब भी कुछ ना समझ आए तो ये शब्द तो आप देख ही सकते हो, कह रहे हैं टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है जब मैं 2 कंपोनेंट को मिक्स कर रहा हूं। तो ध्यान रहे, वहां पर आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है मेरे पास वो सॉल्यूशन चैप्टर से आया होगा।
टेम्परेचर चेंज नहीं है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है इसका मतलब है इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग क्या है आपके पास, जीरो है। इसका मतलब इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग क्या है, जीरो है। तो वो कब हो सकता है, वो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन पे हो सकता है। तो आप यहां पर यही लिखोगे कि सिंस बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स अ, ये बेंजीन और टॉलिन क्या फॉर्म करते हैं, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन एंड in ideal solutions since enthalpy change upon mixing is zero therefore no temperature change will observe। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को कोई टेम्परेचर चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बताओ इस चीज में कोई दिक्कत है, कितना सिंपल था, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है ये, सभी बच्चे इसको लिख देंगे क्योंकि अब इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए आंसर फ्रेम करने के लिए अपने। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ सर क्वेश्चन यहाँ से वो पूछे जाते हैं, बट बात वही है कि आंसर आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए। डायरेक्टली अब नहीं पूछेंगे आइडियल नॉन आइडियल बता दो, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अब अगला इसी के साथ चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। यहाँ पर आपके पास आइडियल सॉल्यूशन खत्म होता है, अगला जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे, रिवर्स काम करेंगे। वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये वो भी नहीं करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मींस ये वो सॉल्यूशन है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में बनाते हैं वो सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन तक फॉलो करके नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब है अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अपने पास जो ए इंटरेक्शंस है, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो किसके इक्वल था, बी इंटरेक्शंस के। और फिर फाइनली जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपने कहा था कि यहां पे भी जो मैग्नीट्यूड है ना इंटरेक्शंस का वो अपने पास सेम रहेगा। बट नॉन आइडियल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉन आइडियल में अपने पास ये जो इंटरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है या जो मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बिटवीन द कंपोनेंट्स वो इक्वल नहीं होता है। इसीलिए अपने पास ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इसीलिए अपने पास ये जो सॉल्यूशंस है वो आइडियल होते हैं। देखो हो सकता है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो, बट फाइनल मैग्नीट्यूड कभी भी इन इनिशियल्स के इक्वल नहीं हो सकता। ध्यान रहे, या तो फाइनल जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का या तो पहले से ज्यादा हो जाएगा या पहले से कम हो जाएगा, यही इसको नॉन आइडियल बनाती है। अभी हमें नॉन आइडियल में भी दो अलग अलग पढ़ने। खैर पहले इसमें यहाँ पर रॉल्स लॉ को देखते हैं। देखो यहाँ पे रॉल्स लॉ कैसे फॉलो होगा। आपको रॉल्स लॉ कहता है जो पी ए है वो किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। अगर मैं दो कंपोनेंट्स को मिक्स करूं, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, ये ए प्लस बी। ठीक है, अभी भी वही हो रहा है, ए प्लस बी से मिलकर के सॉल्यूशन बन रहा है अपने पास। पी ए किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए एक्स ए। फिर ये जो पी बी है ये किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी एक्स बी। यही तो कहता था रॉल्स लॉ। लेकिन रॉल्स लॉ जो है वो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ये तो नॉन आइडियल है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पी ए है ये पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल नहीं है, और वैसे ये जो पी बी है ये भी किसके इक्वल नहीं है, यहाँ पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। फिर अगली चीज, अब यहां पर भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अगर कैरेक्टरिस्टिक पे मैं जाऊं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपके सामने वही निकल करके आएगा, इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग। तो यहां पर जो इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग है वो जीरो नहीं है। ठीक है, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, मतलब या तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है या फिर हीट रिलीज करी है, सिंपल। फिर जो वॉल्यूम चेंज है अपॉन मिक्सिंग, अब वो यहां पे जीरो नहीं है। आई बात समझ में, पिछली बार 50 और 50 100 आ रहा था, आइडियल केस में 100 होना चाहिए, एक्चुअल में भी 100 होगा। अब ऐसा नहीं होगा, या तो जो वॉल्यूम है वो आपके आइडियल सिचुएशन से या तो कम रह जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने पास, ये होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं। किसका रिवर्स चल रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशंस का। मैंने ग्राफ अभी प्लॉट नहीं किया है, ग्राफ इसलिए नहीं प्लॉट किया है क्योंकि नॉन आइडियल में भी दो तरीके के सॉल्यूशन है और दोनों के ग्राफ हमें अलग अलग पढ़ने हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में। देखो डिफरेंस अगर आप देखोगे आइडियल और नॉन आइडियल में, तो पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है इंटरेक्शंस को लेकर के। आपको पता ही है कि जो आइडियल में जो कंपोनेंट्स के बीच की इंटरेक्शन है वो एक्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड की होती है, बट नॉन आइडियल में कैसी होती है अपने पास, ये डिफरेंट है। वहां पर कोई इंथैल्पी चेंज मिक्सिंग पर जीरो था, लेकिन यहाँ पर इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग जीरो नहीं है। अभी अभी पढ़ा वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग जीरो, यहां पर नहीं है। ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आप देख सकते हो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये वाली जो चीज है रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। मींस पी ए को मैं यहाँ पर पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल नहीं लिख सकता। बहुत सिंपल है। ठीक है, जरूरी है, अच्छा डिफरेंस है, छोटा सा एक क्वेश्चन है,
कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, अपनी नजर में रखना हमेशा कि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ये देखो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंस लिखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। ठीक है, मेरे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन वाला। देखो ये पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, आपका जो फाइनल वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, या तो वो आपके आइडियल केस से या तो ज्यादा हो जाएगा या आपके आइडियल केस से वो कम हो जाएगा। मींस जितना आपने एक्सपेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। देखो अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा होने का मतलब है कि बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है। ठीक है, और अगर कम रह जाएगा, अगर कम रह जाएगा एक्चुअल प्रेशर आपकी एक्सपेक्टेशन या आइडियल केस के मुकाबले, तो कह देंगे भाई नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिवली डेविएटेड है फ्रॉम रॉल्स लॉ। सिंपल सी बात है, जीरो से बढ़ा तो पॉजिटिव, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव और कम रह जाएगा तो नेगेटिव। इतना सिंपल है इसको समझना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ये असलियत में हो क्यों रहा है। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा होगा। यहां पर आपके पास जो फाइनल इंटरेक्शंस है ना, जो ए बी इंटरेक्शंस है, ठीक है, जो अपने कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस थी ए और बी के बीच की, इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज ए बी इंटरेक्शंस, ये पता है क्या होता है, ये असलियत में ना ज्यादा हो जाता है। किससे ज्यादा हो जाता है, ए एंड बी बी इंटरेक्शन से, वो सॉरी ये कम रह जाता है। ठीक है, क्या रह जाता है अपने पास, ये कम रह जाता है। किसके कंपैरिजन में, ए और बी बी इंटरेक्शन से। अभी देखो इसका मीनिंग भी आपको समझाता हूं, इससे होगा क्या, बहुत सिंपल है, लाइन टू लाइन समझ के चलेंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हुआ, मैग्नीट्यूड वाइज जो ए बी इंटरेक्शन है वो लेस रह गई। फाइनल इंटरेक्शन, ये कैसी इंटरेक्शन है मेरे पास, फाइनल जो सॉल्यूशन के अंदर बनेंगी, और ये कैसी इंटरेक्शन है, ये कैसी अपने पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई जो कि इनिशियली एग्जिस्ट कर रही थी। तो फाइनली जो है फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वो वीक है और पहले वाली स्ट्रॉन्गर है। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जाकर के वेपर फेज में क्या बनाना होता है, वेपर प्रेशर। तो अब जल्दी वेपर रिलीज होंगी। क्यों जल्दी वेपर रिलीज होंगी, क्योंकि ए और बी के बीच का तो बॉन्ड बहुत ही वीक हो गया है। यही तो लिखा है आप लोगों ने। ये यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं और इस सॉल्यूशन में आपको मैं बोलता हूं अपने पास ए है और बी है, ठीक है, इस तरीके से कई सारे ए और बी होंगे, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आप यहां पर देख रहे हो, ये जितनी जल्दी टूटेगा आपका उतना फायदा है। तो अगर ये वीक है, ठीक है, अगर ये वीक है तो ये क्या करेगा, मेक एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी हाइयर। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी को बढ़ा देगा, और अगर ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो यहां पर फटाफट वेपर्स रिलीज होने लगेंगे, और जितनी जल्दी वेपर रिलीज होंगी उतना जल्दी इक्विलिब्रियम ये अटेन करेगा, और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो उसके बाद फिर उतनी जल्दी आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर भी देखने को मिलेगा। तो जब फाइनल इंटरेक्शंस वीक रह जाती है तो उससे क्या होता है, उससे दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जल्दी से वेपर फेज में आ जाते हैं, क्योंकि फटाफट बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। इसलिए आइडियल सिचुएशन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा निकल करके आएगा। तो अब पॉजिटिव डेविएशन के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूं, मैं ग्राफ अभी बनाता हूं, पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूं। ठीक है, अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। देखो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ लेते हैं इसके वेपर प्रेशर के लिए। अब सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स का होगा वेपर प्रेशर, एक पीए भी होगा फिर एक पीबी भी होगा। ठीक है, ए की वजह से पीए और बी की वजह से पीबी, दोनों वेपर प्रेशर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो पी ए को किसके इक्वल होना चाहिए था, पी ए को इक्वल होना चाहिए था पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पर ये तो रॉल्स लॉ कहते हैं ना, ये तो नॉन आइडियल है, ये तो इसके इक्वल होगा नहीं। तो अब आपका जो वेपर प्रेशर है ना ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, वो आपके आइडियल केस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही तो होता था, आइडियली इसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब आइडियल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वैसे ही जो पीबी है वो भी किससे ज्यादा निकल करके आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो बहुत सिंपल है समझना, यहाँ पर शब्द देखो आप, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर, बड़ी साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, इसीलिए सब चीजें बढ़ती हुई चलेंगी, सभी चीजें बढ़ती हुई चलेंगी। तो इंथैल्पी चेंज जो है मिक्सिंग पर, इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग, ये भी क्या होगा, क्या ये मेरे को इक्वल लिखना चाहिए, नहीं, अब मेरे को इसको भी क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए। देखो इंथैल्पी चेंज अगर ग्रेटर देन 0 है, इंथैल्पी चेंज अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन बना है ना, ये कैसे बना है, ये किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस से बना है।
क्योंकि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस से बना होगा तभी तो आपके सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तो उसकी फाइनल इंथैल्पी ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, जो फाइनल इंथैल्पी है मेरे पास और जो इनिशियल इंथैल्पी है, फाइनल इंथैल्पी ज्यादा है और इनिशियल इंथैल्पी कम है। जब मैं बड़े में से छोटा नंबर माइनस करूंगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब मैं बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर रहा हूं तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इंथैल्पी बढ़ गई सिस्टम की। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो सारे आपके पास कैसे होते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन फॉलो कर रहा है जो सॉल्यूशन आपके पास। ठीक है, तो यहां पर इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग कैसा हो गया अपने पास, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है यहां पर टेम्परेचर जो है आपके पास सॉल्यूशन का वो कैसा है होता हुआ दिखेगा, आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा सॉल्यूशन का। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो अपने पास इंक्रीज होता चला जा रहा है, मैं जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट मिलाता जा रहा हूं। फिर आती है वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग। तो ये जो वॉल्यूम चेंज होता है अपॉन मिक्सिंग वो भी क्या होता है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 होता है। 50 और 50 मिलके 100 बनने चाहिए थे, 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 100 से थोड़ा ज्यादा निकल करके आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। देखो आपके सामने है, पॉजिटिव था इसलिए सब कुछ अपने पास ग्रेटर साइड पे, बस ध्यान रहे जो फाइनल इंटरेक्शन से जो फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक रह जाता है, इसी के कारण वेपर प्रेशर बढ़ता है अपने पास। ठीक है, पॉजिटिव डेविएटेड हो जाते हैं। अब चलते हैं इसके ग्राफ पर। देखो इसका मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। अब इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। जिनको आइडियल का ग्राफ समझ आ गया है उनके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसको आइडियल बनाना आ गया वो नॉन आइडियल तो वैसे ही बना लेगा, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे कॉम्पोजिशन, और भाई अपने पास वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा आपके पास वेपर प्रेशर। फिर मैंने आपको क्या कहा था, स्टार्टिंग में आपके सोल्यूशन में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में 1 लूंगा और वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को यहां पर क्या लूंगा, 0। फिर यहां राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, एक्स से जो फाइनली है वो 0 तक जा सकता है और एक्स भी जो है वो 0 से 1 तक जा सकता है। फिर यहां पर जब आपके सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए के। और यहां पर जब आपके सॉल्यूशन में सिर्फ पूरा का पूरा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो यहां पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्योर कंपोनेंट बी, पी नॉट बी वाला। फिर जब यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन किसको बताती थी, ये लाइन बताती थी आपके पास पीबी को। बट ये आइडियल केस में होता था, इसीलिए मैंने इसको डैश करके बनाया लाइन को, क्योंकि तो आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए था। और वैसे ही आइडियल प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकलता था, आइडियल प्रेशर सॉल्यूशन का निकलता था पी नॉट ए से पी नॉट बी तक, पी नॉट बी तक की तरफ जब बढ़ेंगे तो उससे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आपके पास डेविएशन आई है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ गया। तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, ये क्या है मेरे पास, ये है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कैसे निकल रहा होगा, क्या ये अभी पीए प्लस पीबी के इक्वल आ रहा होगा, नहीं, अब ये पीए प्लस पीबी के इक्वल नहीं आएगा, अब ये पीए प्लस पीबी से ज्यादा निकल करके आएगा। ठीक है, तो पी क्या है मेरे पास, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है आपके पास प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की लाइन। और वैसे ही यहां पर भी आप ये ऊपर की तरफ कर्व बनाओगे और यहां पर भी ऊपर की तरफ कर्व बनाओगे। अब ये वाला जो कर्व है ये पी नॉट ए से शुरू हुआ है तो ये पी ए की वैल्यू है, और ये वाला कर्व क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है ये बी की तरफ को बढ़ रहा है तो ये अपने पास किसकी वैल्यू होगा, पी नॉट बी की। ठीक है, इसको पूरा यहां तक मिलाएंगे हम लोग, पूरा यहां तक रहेगा कुछ इस तरीके से। तो आइए आप लोगों को ये बात समझ में, ये है नॉन आइडियल का ग्राफ। नॉन आइडियल में सारी जो जितने कर्व आप देख रहे हो सब ऊपर की तरफ बना देना, सिंपल। ठीक है, बस यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो पी ए है वो आपके पास पी नॉट ए एक्स से ज्यादा होगा, और वैसे जो पीबी है वो भी किससे ज्यादा होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब आपको टोटल प्रेशर निकालना होता था, आप कैसे निकालते थे, पीए प्लस पीबी करके। तो पीए प्लस पीबी किससे ज्यादा निकल करके आ रहे हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यहां पर तो। ठीक है, और पीए प्लस पीबी से हमें क्या पता चलता है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सो इट इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी नॉट ए इंटू एक्स और पी नॉट बी इंटू एक्स बी पीए और पीबी के इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन को कैसे निकलता है, पी और पीबी की वैल्यू से। तो देख लो आपके पास जो टोटल सोल्यूशन का प्रेशर है वो क्या आ रहा है, पीए प्लस पीबी के इक्वल आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है अपने पास ये किसकी हो गई, पी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी के लिए। आई बात समझ में, विच इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये है अपने पास नॉन आइडियल सोल्यूशंस का ग्राफ, जिसमें अभी मैंने आपको समझाई है पॉजिटिव डेविएशंस।
देखो अब एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल से भी पूछा जाता है और यहां से आता है आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन यहां से रहते हैं। तो अब आप एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके सामने। अब एग्जांपल्स को ध्यान से समझना, मैं आपको एग्जांपल्स जो समझाने जा रहा हूं, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये सब पॉजिटिव डेविएशंस वाले हैं। ध्यान रहे, पॉजिटिव डेविएशंस जब भी होंगी ना, पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस में जो इंथैल्पी चेंज है अपॉन मिक्सिंग वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, ये एंडोथर्मिक है। तो इन सभी सॉल्यूशंस में आपको टेम्परेचर हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, मेरे को बढ़ता हुआ दिखेगा। तो राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व अपॉन मिक्सिंग। तो आपके पास एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, और वहां पे पता है क्या होता है, वहां पे वो नाम लिख के छोड़ देते हैं कि एसीटोन और एथेनॉल का जब एक सॉल्यूशन बनाया तो राइज इन टेम्परेचर देखने को मिला। आपसे कहेंगे क्यों। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका रीजन कैसे देते हैं, कैसे इसको बताते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझना, इसी को ही मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन में यूज कर देता हूं। तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहा हूं एसीटोन और एथेनॉल को, ठीक है। इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल ही होता है, इसको कुछ और मत समझना, दोनों एक ही बात है। देखो जब आप एथेनॉल में एसीटोन डालोगे ना तो होगा क्या, पहले एथेनॉल बना देता हूं। ये है आपके पास एथेनॉल C2H5OH, ये आपके पास अल्कोहल की एक कैटेगरी है, ठीक है। अल्कोहल है अपने पास ये 2 कार्बन का, फिर आपके उसमें सिर्फ एक ही C2H5OH तो होगा नहीं, वहां पर कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे C2H5OH के। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो क्लास 11 केमिस्ट्री का, तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि ये जो आपके पास अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले वाले का H अगले वाले का हो, पहले वाले का H अगले वाले का हो, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या बना लिया इन्होंने बना लिया यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिचुएटेड थे, एसोसिएटेड थे। जब आप इसमें एसीटोन डालोगे तो एसीटोन क्या करेगी, एसीटोन पहले जब आएगी तो एसीटोन इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चाहेगी। ये है आपके पास एसीटोन CH3COCH3, इसी को हम लोग एसीटोन कहते हैं। बाकी इस कीटोन का नाम प्रोपेनॉन है। तो जब इसको मिलाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ट्राइज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। और बॉन्ड तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कैसे जाएगी, तो इसीलिए ये सोल्यूशन क्या करेगा, इसलिए सोल्यूशन अब आपके पास हीट एब्सॉर्ब करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं, तो तभी तो एसीटोन जाकर के इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बैठेगा भाई, अपनी जगह बनाएगा। सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्यूट तभी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच अपनी जगह बना पाएगा। जैसे आपके पास ये मैं कहता हूं, ये आपके पास इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये एथेनॉल के। तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के किसको बैठना है, इसके बीच में जाकर के बैठना है एसीटोन को। पर कैसे बैठेगा, जब पुराने फोर्सेस तोड़ के इनको दूर करेगा तभी तो बैठ पाएगा। 2 लोगों के बीच दरार डालेगा तभी तो तीसरे वाले के लिए जगह बनेगी, वही वाली बात है, ठीक है। जैसे आप 2 दोस्तों, कोई बहुत अच्छे पक्के दोस्तों, आपका कोई तीसरा आदमी आ गया आपके बीच में, तो जब आप दोनों के बीच लड़ाई करेगा तभी तो किसी एक का अच्छा दोस्त बन पाएगा। तो वही चीज होती है यहाँ पर भी, दरार डालने वाली बात है, ठीक है। 2 लोगों के बीच दरार डालेगा तो उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए आपका सोल्यूशन क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा सोल्यूशन का। इसीलिए पॉजिटिवली डेविएटेड सारे सॉल्यूशंस में क्या देखने को मिलेगा, राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये सब एंडोथर्मिक वाले हैं, बिल्कुल। ये सब आपके पास कौन है, ये सब आपके पास एंडोथर्मिक वाले हैं। तो अब एसीटोन ने पुराने बॉन्ड तोड़े, उनके बीच में जगह बनाई और खुद जाकर के बैठ गया, इसलिए आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक राइज इन टेम्परेचर देखने को मिला। तो आई बात समझ में। अब ये एसीटोन जो होता है ना, एसीटोन जाकर के एथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, ठीक, वो जाकर के पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और अपने जो है बीच में जाकर के बैठ जाएगा। सो एसीटोन tries to occupy spaces between ethanol molecules by breaking हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे उनको तोड़ करके जाकर के उनके बीच में बैठ जाएगा। तो ये है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और वो भी कैसा,
पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो इसमें आपसे कोई भी पूछ लिया जाए, देखो कोई भी पूछ लिया जाए तो अब वही बात होती है कि आपको कितने अच्छे से आइडिया है सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। लेकिन अगर आपसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अब इसमें तो आंसर दे दोगे, उसमें अगर आप ये नहीं भी दिखा पा रहे हो तो लिख के ही आ जाना, तब भी नंबर मिल जाएंगे। लिख के आ जाओगे भाई तो भी नंबर दे देगा टीचर, पर लिख के आना। चलो आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब दूसरे तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि रॉल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएटेड है। देखो नेगेटिव डेविएशन का मतलब है यहाँ पे सब कुछ अब लेस देन वाली साइड पे चला जाएगा, बस एक को छोड़ के, ठीक है। वहां पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे लेस देन 0 होगा। शुरुआत करेंगे इंटरेक्शन से, तो ए बी इंटरेक्शन से जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, फाइनल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, आपको पता है इस केस में नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर आइडियल सिचुएशन के कंपैरिजन में कम आ रहा है। अब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आएगा। तो कम आने का मतलब क्या है? इसका मतलब अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। एस्केप नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई। किसके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गई? इनिशियल के। तो ए एंड बी बी इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में जो ए बी इंटरेक्शन से भाई वो कैसे निकल करके आ गई? वो निकल करके आ गई अपने पास स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कैसी रह गई ये स्ट्रॉन्गर हो गई, ठीक है। किसमें? मैग्नीट्यूड में। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड वाइज चल रही है सब चीजें अभी। अब एक चीज मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर देता हूं, पहले इस चीज को क्लियर कर लेना। देखो ऐसा भी हो सकता है फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड बने, इनिशियली भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहा, लेकिन उस चीज का जो मैग्नीट्यूड है हाइड्रोजन बॉन्ड का, फाइनल हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसका मतलब वो ज्यादा है। पहले भी हाइड्रोजन था, अभी भी है। तो मैं नेचर नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि भले ही नेचर सेम है पर स्ट्रेंथ में कितना है। तो फाइनली जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग बन रहा होगा। इनिशियली भी था, फाइनली भी है, बट फाइनल वाला ज्यादा स्ट्रांग। तो पहले वाली कैसी रह गई? पहली वाली रह गई अपने पास वीकर। किसमें वीकर रह गई? मैग्नीट्यूड में, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हमेशा की तरह। अब यहां पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको भी पता है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग। तो यहां पर जो इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग है, आप सबके आगे आप क्या कर दो भाई? वही लेस देन 0 लगा दो, ठीक है। अब अगर इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने जो हीट एनर्जी है वो बाहर फेंक दी। अगर सिस्टम ने हीट एनर्जी बाहर फेंकी है तो मैं यहां पे लिख देता हूं हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड अपॉन मिक्सिंग। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है मिक्सिंग पे, तो टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? बिल्कुल टेम्परेचर में डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। और दूसरी चीज होती है जो वो होती है वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग। तो वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग भी कैसा आएगा? यहाँ पर लेस देन 0 आएगा। फिर तीसरी चीज होती थी भाई रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीए और पीबी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। ये भी कैसे आ जाएंगे? ये भी आपके आइडियल सिचुएशन से कम आ जाएंगे। तो लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, और वैसे पीबी क्या हो गया? लेस देन एज कंपेयर टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये होते हैं देखो कैरेक्टरिस्टिक अपने पास। किसके कैरेक्टरिस्टिक है ये? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, और जो कि नेगेटिव डेविएशंस थी। अब पिछली बार की तरफ फिर आपको आ जाएगा ग्राफ परेशान करने के लिए। लेकिन जब भी आपको ग्राफ परेशान करे तो आपको परेशान नहीं होना है। जिसको आइडियल आ गया है वो नॉन आइडियल कर लेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको इस बार क्या करना है? इस बार आपको सारे के सारे जो कर्व्स हैं बस वो नीचे की तरफ बना देने हैं आइडियल वाली लाइन से। आइडियल की लाइन बनाना सीख जाओ बस। जो आइडियल की लाइन बनाना सीख गया उसके लिए ये ग्राफ यही खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा उसके लिए। तो देखो अब तो आपको बिल्कुल रट जाएगा ये। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी 0 है, फिर फाइनली एक्स ए 0 हो जाएगा और एक्स बी कितना हो जाएगा अपने पास? 1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब तक आपके सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना प्लॉट कर देते हैं हम लोग? पी नॉट है। फिर यहाँ पे जब सिर्फ पी बी प्रेजेंट था तो पी नॉट बी होना चाहिए। तो आइडियल के लिए ऐसे ज्वाइन करेंगे और वैसे यहां से आइडियल के लिए ज्वाइन करवा देते हैं इसको। फिर आइडियल प्रेशर सॉल्यूशन का पी नॉट ए से पी नॉट बी तक जाना चाहिए। बट क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड है, अगर ये नेगेटिवली डेविएटेड है तो अब जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आपके आइडियल सिनेरियो से या आपके आइडियल ट्रेंड से कम रह जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो कर्व है ये कहां तक जा रहा है? पी नॉट बी तक जा रहा है, तो ये पीबी को बताएगा। फिर ये वाला जो प्लॉट है आपके पास ये पी ए को बताएगा, और जो ऊपर वाली लाइन है वो किसकी हो गई? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की।
ये आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और इस बार जो P है ये लेस देन रह जाएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार क्या था, ग्रेटर देन हो गया था, इस बार ये जो टोटल प्रेशर है वो आपके आइडियल केस से कम हो गया। ये आइडियल का ही तो है, आइडियल राउल्ट्स लॉ का आइडियल यही होता था, पीए प्लस पीबी मतलब पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि इसको कहते हैं पीए राउल्ट्स लॉ के हिसाब से और इसको कहते हैं पीबी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस बार जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, अब एस्केपिंग टेंडेंसी आपने कम कर दी है, escaping tendency of A and B in the solution decreases। तो सॉल्यूशन में A और B की एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर दी गई है, इसीलिए अपने पास इस तरीके का ग्राफ जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, आपके पास इसमें एग्जांपल्स पे देखो, जैसे पिछली बार आपको एग्जांपल पढ़ाए गए, इस बार आपके पास फिर से एग्जांपल आ गए। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल आप लिखे हुए देख सकते हो, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाइइथाइल ईथर, एसीटोन, एनिलीन, ये सारे नेगेटिव डेविएशंस वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था, यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ये कौन से सॉल्यूशन का क्वेश्चन है जहां से टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। इन सारे सॉल्यूशंस का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो उसके आगे एक टर्म लिखी होगी, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। आपको बताना है ऐसा क्यों, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको एग्जांपल्स याद ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे। और उसमें भी थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो डिक्रीज इन टेम्परेचर है तो नॉन आइडियल का केस है लेकिन नेगेटिवली डेविएटेड है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो पॉजिटिव डेविएशन का केस है। ठीक है, नॉन आइडियल में ही। अब इसका भी मैं आपको कोई एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ठीक है, यहां पर भी हम लोग किसी एक एक्सप्लेनेशन पे चल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा। देखो कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए, आप कोई भी एक उठा सकते हो एग्जाम्पल के लिए। चलो यहां से कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथाइल ईथर का आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो एक्सप्लेनेशन यूजिंग क्लोरोफॉर्म मतलब CaCl3 एंड डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर का मतलब है C2H5O और फिर एक और C2H5 आ जाएगा। तो इसको देखो एक्सप्लेनेशन में अब क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अब फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जो आपके पास इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग हो रही है पहले के कंपैरिजन में। तो अपने पास ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये रहा आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो जब मैं CHCl3 को बनाऊंगा तो CHCl3 के ही करस्पॉन्डिंग आप क्या बनाओ, यहां पर ये डाइइथाइल ईथर बनाओ। ये है मेरे पास C2H5O और ये आ गया आपके पास डाइइथाइल ईथर। ठीक, डाइइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप पहले वाले का H और अगले वाले का O मींस क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन और डाइइथाइल ईथर की जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में अपने पास क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये डाइइथाइल ईथर होता है, डाइइथाइल ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं सिचुएटेड थे, एसोसिएटेड थे इससे पहले, ना ही क्लोरोफॉर्म वाले थे। आ रही है बात समझ में? ना ही क्लोरोफॉर्म इससे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था आपस में, ना ही डाइइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे। पर जब मिक्स कर रहे हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और जैसे ये बनेगा तो यहां से क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जब भी कोई नए बॉन्ड बनते हैं तो अपॉन एडिंग डाइइथाइल ईथर इन क्लोरोफॉर्म, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, तभी ये एक्सोथर्मिक है। एज क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद डाइइथाइल ईथर मॉलिक्यूल्स। देखो कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, डाइइथाइल ईथर के साथ क्या कर रहा है क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए वहां पे जो हीट है वो अपने पास वो रिलीज होती है और इसीलिए प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया और आपको टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिला। बस अब आपको यही लाइंस तो वहां पे लिख के आनी है। अगर उन्होंने एसिटिक एसिड और पायरिडिन दे दिया तो एसिटिक और एसिड और पायरिडिन दे दिया तो इसकी जगह एसिटिक एसिड लिख देना, एक जगह पायरिडिन लिख देना, इतना ही करना है बस वहां पर। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई बड़ी चीज नहीं करके आनी आपको। वो अलग बात है कि चलो अब आपको नहीं पता एसिटिक एसिड और पायरिडिन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूं, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं तो आपको हर एक का एग्जांपल दे दूंगा कि किसके बीच में किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है। ज्यादातर में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ठीक है, बट आपके लिए तो मुश्किल है, कितने ही पढ़ के जाओगे आप, 6 पढ़ लोगे, 7 पढ़ लोगे, 8 पढ़ लोगे, आपके पास को 9th 10th आ गया तब क्या करोगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सिर्फ ये चीजें ध्यान रखो कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोल है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। नेचर ना भी पता हो
तो कॉन्सेप्चुअली तो समझा सकते हो, वहां पर एग्जामिनर को लिख करके कि क्या हो रहा होगा, इतना भी कर दोगे तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। सो यहाँ पर अपने पास जो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। तो जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अब कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।